हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे साइंस से कर रहे हैं, चाहे होम साइंस से कर रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी से कर रहे हैं, दोस्तों मैं भी यहाँ पर आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का और होम साइंस विषय से दोनों सब्जेक्ट से लैब असिस्टेंट का बैच जो है वो लेकर के आ रहा हूँ। और लैब असिस्टेंट का बैच जो आज से आपका शुरू होगा, उस लैब असिस्टेंट के बैच में आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या उसका सिलेबस रहेगा, इसकी और किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, इस प्रकार की कंप्लीट में जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। दोस्तों पहली बात तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा RSM SSB बोर्ड के द्वारा ये पेपर लिया जाता है। दूसरी बात, टोटल इसमें 150 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं राजस्थान जीके के और जो है 100 क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्ट के। टोटल 300 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे इसके लिए समय मिलता है। आप लोगों के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक अगर बात करें अपन सब्जेक्ट में अंक लाने की, तो 40% न्यूनतम आपको अंक लाने हैं। बाकायदा इसमें दिया हुआ है 2000 जो 22 में वैकेंसी आई थी, 2022 में जून में इसका एग्जाम जब लगा था, तो उस वाली वैकेंसी के सिलेबस को रखते हुए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जल्दी नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है कि ये एग्जाम का अगर नोटिफिकेशन लेट आए तो 2 नवंबर के स्थान पर एग्जाम आगे भी जा सकता है। एग्जाम जो है वो आगे खिसक सकता है, एग्जाम डेट जो दे रखी है। तो दोस्तों अभी तो ये आगे तय होगा जब जैसे ही विज्ञप्ति आएगी, पर जो विद्यार्थी अभी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी वीडियो देखना, आपके काम की वीडियो है और वास्तविकता में सही और संतुलित बात मैं इस वीडियो में करने वाला हूं कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो और आपको उस गलती से बचना कैसे है। ध्यान रखना, 2022 जून में एग्जाम हुआ था दोस्तों, और प्रत्येक प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, चाहे वो होम साइंस का हो और चाहे साइंस सेगमेंट से हो और चाहे आप लोगों का ज्योग्राफी से हो। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये तो साफ स्पष्ट निर्देश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी की बात करते हैं। आप विद्यार्थी क्या करते हैं, देखो विद्यार्थी एक बहुत बड़ी गलती करते हैं दोस्तों, और आप कर भी रहे हैं। इस प्रकार की गलती आप करेंगे भी, ठीक है ना, इस प्रकार की गलती आप करेंगे भी दोस्तों, मुझे पक्का पता है इस प्रकार की गलती करेंगे। सर क्या गलती करेंगे ज्योग्राफी से हम लोग? देखो, टीचर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी दुकान खोल रखी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भी दुकान ही है, ठीक है ना। विद्यार्थी की नज़र में कुछ विद्यार्थी सकारात्मक सोचते हैं तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत बढ़िया लाभदायक चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, और कुछ विद्यार्थी नकारात्मक सोचते हैं तो उनके लिए तो ऐसे ही समझो जैसे दुकान है। खैर दोस्तों, ये तो बात रही सिलेबस से संदर्भित कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं की। सर हम गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे टीचर्स ने अपनी अपनी वीडियो बनाई हैं, अपने अपने बैच लॉन्च किए हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, आप सही चुनाव करना है। आपको सही चुनाव क्या होगा सर जी, ये देख लें कि टीचर का भाई बैकग्राउंड क्या है, ठीक है ना, टीचर का बैकग्राउंड क्या है। ज्योग्राफी टीचर ज्योग्राफी के लिए जो है जाना जा रहा है कि नहीं जाना जा रहा है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट को तो करवा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट को तो करवा देंगे, लेकिन बात जब प्रैक्टिकल की आएगी ना दोस्तों, तो प्रैक्टिकल में दिक्कत आती है उनको, प्रैक्टिकल में दिक्कत आती है दोस्तों। और प्रैक्टिकल का पार्ट जुड़ा हुआ है इसमें बहुत सारा। पिछली बार भी प्रैक्टिकल से प्रश्न आए थे, चाहे GIS की बात में करूं, चाहे अगर मैं बात करूं संपटल सर्वेक्षण की, फीता जरीब सर्वेक्षण की, क्षेत्रीय सर्वेक्षण की, चाहे मैं बात करूं दंड आरेखों की, चाहे मैं बात करूं जो है सहसंबंध माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है ना, चाहे बात करूं प्रक्षेपों की, चाहे बात करूं मापकों की, यहां आकर के टीचर को सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अब लोग क्या कर रहे हैं ज्यादातर कि भाई बैच तो लॉन्च कर दिया, किसी दूसरे टीचर से प्रैक्टिकल करवा देंगे, खुद जो है उससे बच जाएंगे। अभी विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि भाई लगातार कि भाई अभी एग्जाम होगा, धीरे धीरे कोर्स करो, धीरे धीरे कोर्स करो। अब देखो धीरे धीरे के चक्कर में लास्ट टाइम पे आपके पास समय कम बचेगा, उसके बाद में वो प्रैक्टिकल से मुंह मोड़ लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से पढ़ा देंगे, ठीक है ना, और आपको निश्चित तौर पर आपके साथ में हो जाएगी धोखेबाजी। तो देखो जो टीचर प्रैक्टिकल में पकड़ नहीं है, जिसको प्रैक्टिकल नहीं आ रहा है, तो वो शुद्ध ज्योग्राफी का टीचर ही नहीं है। दोस्तों अपन जो बैच स्टार्ट करेंगे ना, वो कार्टोग्राफी से ही करेंगे अपन बैच स्टार्ट।
कार्टोग्राफी का मतलब अपन प्रैक्टिकल से बैच स्टार्ट करेंगे। अभी प्रैक्टिकल के मैं 3 4 5 क्लासें लेकर के यूट्यूब पर आने वाला हूं, और यूट्यूब पर आप उन क्लासों को बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल का पार्ट पढ़ाऊंगा मैं, ताकि विद्यार्थी को, अब देखो भारत की भूगोल, राजस्थान की भूगोल, भौतिक भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये तो विद्यार्थी और जगह से भी कर सकता है, बात प्रैक्टिकल की आती है सर जी। तो प्रैक्टिकल भूगोल आपके लिए सबसे पहले स्टार्ट होगी अपने बैच में, तो भाई ठीक बात, कार्टोग्राफी को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये विद्यार्थियों के साथ धोखा होगा, ये तय मान लेना, ठीक है ना। प्रैक्टिकल के साथ में आप देखो डिमांड रखो, अगर आपको प्रैक्टिकल करवा रहा कोई टीचर, शुद्ध ज्योग्राफी का टीचर है, ठीक है। और प्रैक्टिकल ऐसा है कि यहां से आपको सबसे ज्यादा समस्या आएगी, सबसे ज्यादा। और वाजिब बात अगर कह रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना कि सर वास्तव में वाजिब बात कह रहे हैं इस चीज को। जो ज्योग्राफी से संबंधित है, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है, प्रैक्टिकल दिया है, उसको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। सर अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या होने वाला है, तो सिलेबस अब तक का तो जो था वो ये था, राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं और विरासत। इसमें नहीं पॉलिटिकल का कोई खेल नहीं है, ठीक है ना। सिलेबस को अच्छे से जाने। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति में इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल की सभ्यता, प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला की विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक और संरचनाएं, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, लोक देवी और देवताएं, राजस्थान की चित्रकला, शैलियां और हस्तशिल्प, ठीक है, राजस्थानी भाषा और साहित्य की कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के व्यक्तित्व, और दोस्तों राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जागरण एवं विकास महिलाओं के संदर्भ में। ये राजस्थान की कला और संस्कृति का पार्ट है दोस्तों, कला और संस्कृति का पार्ट है। टोटल राजस्थान की जो जीके आती है, ठीक है, जिसमें कला, संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी आती है, तो कला, संस्कृति और इतिहास, इन दोनों का मिला जुला पार्ट अगर अपन कहें तो लगभग 32 से 33 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। बाकी पूरा ज्योग्राफी का रोल है। अब देखो राजस्थान ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़नी है सर जी। क्यों अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी देखो न केवल 50 जो क्वेश्चन है उसमें आएगी, बल्कि 100 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट के आएंगे ना, उसमें भी राजस्थान ज्योग्राफी आएगी, और तकरीबन 30 से 32 सवाल राजस्थान ज्योग्राफी के होंगे। मैं अब इसमें सिलेबस बता रहा हूं, क्या गलती आप कर रहे हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों मैं अब आपको पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल की मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा यहां से, ठीक है। उसके बाद में आपकी मर्जी है कि आप मतलब कोर्स खरीदें ना खरीदें, लें ना लें, उसके बाद आपकी मर्जी है, ठीक बात। पर बातें अपन विद्यार्थी के हित में और बातें विद्यार्थी के लायक ही करेंगे यहां पर, ठीक है। आगे देखो सर, राजस्थान का भूगोल, स्थिति, विस्तार, भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अपवा तंत्र, जलवायु, ये राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक है। मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य और वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं, ये कंप्लीट पार्ट आने वाला है। लगभग जो है 16 से 17 प्रश्न इसके अंतर्गत आने वाले हैं, 16 से 17 प्रश्न इसके अंतर्गत आने वाले हैं। पिछले पेपर को मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, तो आप देख लेना कि कितना रेशियो इसमें से रहा है। अब यही पार्ट आपको सब्जेक्ट में मिलेगा। देखो अब दूसरा पार्ट बी है दोस्तों, ज्योग्राफी का पार्ट बी, जिसमें केवल सिलेबस में राजस्थान जीके और ज्योग्राफी दो ही चीज है। अब की बार सिलेबस बदले वो अलग बात है। अब देखो इसमें क्या है भाई, पहला तो आप देखेंगे राजस्थान इसका भूगोल का, ज्योग्राफी का। पहला है भूगोल एक समकलित विषय के रूप में, भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल। आपको क्या करना है, 11th की पुस्तक प्लस 12th की पुस्तक, दोस्तों 11th की पुस्तक प्लस 12th की पुस्तक और प्लस एक्स्ट्रा पुस्तकें कहां से आपको एक्स्ट्रा कहां से मिल सकता है, या तो आप एक कोई अच्छी सी गाइड ले लो,
या फिर अगर गाइड नहीं लेते हो तो ध्यान रखना संदर्भ पुस्तकें आप ले सकते हो। संदर्भ जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जो है सविंद्र सिंह की चलती है। बाकी आपका 11-12 जाएगा, क्योंकि आप लोग जब देखोगे ना सिलेबस को, तो सिलेबस में आप पाओगे कि 11-12 में जो जो टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक ज्यों की त्यों उतार रखे हैं, इसमें ध्यान रखना। अब जैसे भूगोल एक समाकलित विषय के रूप में भूगोल की शाखा और भौतिक भूगोल का महत्व, ये 11th में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है, लेसन नंबर पार्ट फर्स्ट है, ये याद रखना। भौतिक भूगोल की पुस्तक चलती है 11th में, उसका पार्ट फर्स्ट है ये। पार्ट फर्स्ट यानी कि पहला अध्याय है, वो ज्यों की त्यों उतार रखा है। पृथ्वी की उत्पत्ति दूसरा तीसरा अध्याय है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना तीसरा अध्याय है। महासागर महाद्वीपों का वितरण चौथा अध्याय है। शैलें और उसके प्रकार पांचवा अध्याय है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं, रासायनिक, जैविक, ठीक है ना, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण जिसमें अपन लोग पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना छठवा है। स्थल रूप और उनका विकास, वायुमंडल संगठन संरचना, सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन, तापमान वितरण, ठीक है, वायुदाब और वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडलीय जल और बाष्पीकरण और संघनन एवं उसके प्रकार और वितरण, विश्व की जलवायु, जलवायु वर्गीकरण, कोपेन के अनुसार, हरित गृह प्रभाव, भूमंडलीय ऊष्मन और जलवायु परिवर्तन, जलीय चक्र और अंतरीय समुद्री उच्चावच, तापमान और लवणता वितरण, महासागरीय तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। तो दोस्तों ये पूरा पार्ट जो है 11th की पुस्तक में दिया हुआ है बाकायदा भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में जो आपके 15 से 16 जो चैप्टर हैं उनमें कंप्लीटली ये चैप्टर दिए हुए हैं और वहीं से उठा करके उनको इस सिलेबस में टिका दिया है। अब एक्स्ट्रा चीजें क्या पढ़नी है अपन को, वो अपन चर्चा करेंगे। जैसे महासागरीय जलधाराएं, कक्षा 11th की पुस्तक में कुछ ही महासागरीय जलधाराओं का जिक्र है, जबकि महासागरीय जलधाराएं बहुत सारी हैं, तो मैं इसको बहुत डिटेल से करवाने वाला हूं। ठीक है, सूर्य तप की बात करें, वर्षण की बात करें, बहुत ही कम इसमें दिया हुआ है 11th की पुस्तक में, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी अपन लेंगे यहां पर। लेकिन कुछ चीजें 11th में बहुत अच्छे से दी हैं। आपको पता है जब व्याख्याता का पेपर होता है तो उसमें 11-12 का अब की बार भी ज्यों की त्यों 40 से 45 प्रश्न आए थे, ज्यों की त्यों छपी थे। तो जो विद्यार्थी लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है अच्छे से देख लें कि वास्तव में लेब असिस्टेंट में कहां से तो प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी मानक पुस्तकें हैं। कंप्लीटली देखो, पुस्तकों का संदर्भ भी मैं दे रहा हूं, कौन सी पुस्तकें आपको पढ़नी है। दोस्तों टोटल 3 पुस्तकें कक्षा 11th में हैं, भौतिक भूगोल और भारत का भौतिक पर्यावरण और एक प्रैक्टिकल, 3 हो गई। ऐसे 3 पुस्तक आपकी चलती हैं कक्षा 12th में, ठीक है, मानव भूगोल, भारत लोग और अर्थव्यवस्था, और तीसरी चलती है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब बोर्ड ने एक ही पुस्तक कर दी है, भारत लोग और भारत लोग और अर्थव्यवस्था और मानव भूगोल को एक ही पुस्तक में जोड़ दिया है। तो इसलिए 2023-24 वाली ही पुस्तक आपको 2022-23 वाली नहीं लेनी है और 2024-25 वाली आई भी नहीं होगी। ठीक है, तो 2023-24 वाली पुस्तकें आपको लेनी है, वो भी 11-12 की, वही सबसे ज्यादा आपके लिए रामबाण है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जैव भूरासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य खनिज चक्र और पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता और उसका संरक्षण। ठीक है, ये कक्षा 11th की जो भौतिक भूगोल है यहां तक के चैप्टर है। अब स्टार्ट हो जाता है दोस्तों क्या, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल ये जो पुस्तक है इसके 7-8 चैप्टर हैं और दोस्तों ये भी 11th की सेकंड पुस्तक है। दोस्तों सेकंड पुस्तक के ज्यों के जो चैप्टर दिए हुए हैं, जैसे 11th का भौतिक पर्यावरण या भौतिक जो भूगोल है, भारत का भौतिक जो भूगोल है उसमें पहला चैप्टर परिचय का है, दूसरा भौतिक प्रदेश का है, तीसरा अपवा तंत्र का है, चौथा जो है जलवायु का है। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो है वनों से संदर्भित है, मिट्टियों से संदर्भित है। तो ये और देखो बायोम वगैरह दिए हुए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का दिया हुआ है। तो ये 7 से 8 चैप्टर हैं उसमें। और देखो ये ज्यों की त्यों जोड़ रखा है, भारत स्थिति, आकार और पड़ोसी, भूआकृतिक खंड, जल समर परिकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के अपवा तंत्र, मानसून, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, क्रियाविधि, विच्छेद, निवर्तन, ऋतु और वर्षा वितरण एवं परिवर्तिता, जलवायु के प्रकार, कोपेन के अनुसार, मानसून, भारत का आर्थिक जीवन, वन प्रकार एवं वितरण। ठीक है, मृदा वर्गीकरण, देखो ICAR के द्वारा
है ना, वितरण और अवकर्षण संरक्षण, आपदाएं, अर्थ वर्गीकरण, भारत एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ध्यान रखें। ठीक है ना, लास्ट का चैप्टर है आपदा का लास्ट का चैप्टर है, इसमें जो जो आपदाएं हैं वो अपन को पढ़नी है। प्राकृतिक आपदाएं देखो मुख्यतः दी हुई हैं, ना कि मानवकृत आपदाएं, भूकंप है, भूस्खलन है, चाहे बात करते हैं अपन अत्यधिक वर्षा यानी बाढ़ है, ठीक है ना, ये प्राकृतिक आपदाएं। अब देखो उसके बाद में ध्यान रखना अपने स्टार्ट होते हैं मानचित्र प्रकार मापनी, ठीक है, साधारण रेखीय मापनी, दूरी निर्धारण, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, यहां से स्टार्ट होती है दोस्तों। ये तो कक्षा 11th की जो है भारत की भूगोल की पुस्तक है उसमें से चैप्टर है। फिर यहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, देखो यहां पर देखें, यहां से चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं आपके कौन से, कार्टोग्राफी के दोस्तों, कार्टोग्राफी के चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्लास 11th की पुस्तक जो है ना, प्रैक्टिकल की जो पुस्तक है ना उसके चैप्टर दिए हुए हैं दोस्तों, प्रैक्टिकल के चैप्टर दिए हुए हैं। और देखो कितना बड़ा पार्ट है, आप देखो ये 11th का पार्ट है, अभी 12th का और आएगा आगे, 12th का और आएगा, तो देखो कितना बड़ा पार्ट है। और इतना पार्ट अगर आपने स्किप कर दिया, इतना पार्ट अगर शुरू में नहीं पढ़ा, ठीक है ना, प्रक्षेप अपन ने अच्छे से नहीं पढ़े, मापनी नहीं पढ़ी, सुदूर संवेदन नहीं पढ़ा अपन ने जो है बहुलक माध्यिका नहीं पढ़ा, तो अपन को चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगे, अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। मानव भूगोल परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र और महत्व, विश्व की जनजातियां, एस्किमो, बुशमैन, गौड, ठीक है, भील जनजातियां, वितरण, आर्थिक, ठीक है, सांस्कृतिक विशेषताएं, ये देखो यहां से मानव भूगोल स्टार्ट होती है। और दोस्तों मानव भूगोल कहां चलेगी अपनी क्लास, आप लोगों को जो ये मिलेगी ये क्लास 12th की पुस्तक है मानव भूगोल की, ह्यूमन ज्योग्राफी। लेकिन ये जो है ना मानचित्र मापनी के प्रकार, साधन रेखीय मापनी, दूरी मापन, दिशा निर्धारण, सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग, अक्षांश देशांतर, अर्थ और समय निर्धारण, मानचित्र प्रक्षेप, प्रकार, निर्माण, विशेषताएं, प्रमाणिक अक्षांश, शंकु आकार और समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, ठीक है, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन इतने पैमाने पर, ठीक है, एक अनुपात जो है 50,000 और 1:20,000 पैमाने पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित मानचित्र, समोच्च रेखा, अनुप्रस्थ काट, स्थलाकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जल प्रपात, भृगु, अधिवास, वितरण आदि, वायु फोटोग्राफ, प्रकार और ज्यामिति, ऊर्ध्वाधर फोटो, वायु फोटोग्राफ, फोटो चित्र, है ना, इसी प्रकार उपग्रह, बिंब, सुदूर संवेदन, आंकड़ों के अर्जन की अवस्थाएं, प्लेटफॉर्म, संवेदक, ठीक है, फोटोग्राफिक डिजिटल उपग्रह, बिंबों में भौतिक एवं सांस्कृतिक लक्षणों की पहचान, मौसम उपकरणों का प्रयोग, तापमापी, आर्द्र शुष्क बल्ब तापमापी, वायु दिशा सूचक यंत्र, और देखो मापक यंत्र, देखो मौसम चार्ट्स का प्रयोग, वायुदाब, हवा और वर्षा वितरण का वर्णन। तो ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पार्ट है जो मैंने आपको पुस्तक भी बता दी है, कौन सी पुस्तक, साथ साथ में बताता जा रहा हूं पुस्तक। अब तक 11th की बात हो ली, 11th की तीनों पुस्तकों की बात हो ली, अब 12th में आ जाइए। मानव भूगोल की पुस्तक है, ये देखो मानव भूगोल की पुस्तक में क्या क्या दिया हुआ है। मानव भूगोल परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 1 है वो यही है, जिसमें आप मानव भूगोल के अर्थ पढ़ोगे। और मैं देखो चर्चा कर रहा हूं कुमारी एलन चर्चिल, सैमपुर की, प्रोफेसर बिलास की, रेड जेल के अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार मानव भूगोल की आप परिभाषाएं पढ़ोगे। फिर आप लोग पढ़ोगे प्राकृतिकरण, संभववाद और नवनिश्चयवाद के बारे में। देखो जो विद्यार्थी कक्षा 11 12 पढ़ करके आया है, जो शुद्ध ज्योग्राफी का विद्यार्थी, वो समझ रहा है मेरी बात को कि मैं क्या बात कर रहा हूं, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। दुकान सबकी खुली पड़ी है, आपके मन में आए जहां से कोर्स खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ऐसी जगह से कोर्स खरीदो जहां से आपको पूरा मैटर मिलने की संभावनाएं हैं, जहां पर आपको अच्छे से पढ़ाया जा सके, जहां पर ध्यान रखना आपको संदर्भित चीजें मिल सके। दोस्तों ये ध्यान रखें, ठीक है ना। अब इसको पढ़ना आसान है थोड़ा सा। आप देखो अपन ने परिभाषा रटी और पढ़ा दी, अपन ने जो है ध्यान रखना प्राकृतिकरण, संभववाद, नवनिश्चयवाद, उपागम पढ़े और रटा दिए बच्चे के लिए। लेकिन बेटा ये जो प्रैक्टिकल का पार्ट है ना, ये रटने वाला पार्ट नहीं है कि मास्टर रटी आया और उसके बाद में करा दिया। उसको जब पता ही नहीं है कि भैया 1:20 जो है वो किस प्रकार से 1:20, इसका मतलब क्या होता है, उसको पता ही नहीं कि इसका मापक, इसको मापक में हम लोग कैसे बदल सकते हैं, उसको पता ही नहीं कि मापक कितने प्रकार का होता है, उसको पता ही नहीं है कि मापक की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों
दोस्तों इस बात को विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ये रटने की चीज नहीं है, समझने से आती है, ठीक है। उसको पता ही नहीं है माध्य का कैसे निकालते हैं, माध्य समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, उसको कुछ नहीं पता। आगे देखो विश्व की जनजातियां, ये देखो उसका अगला चैप्टर है। फिर जनजातियों का वितरण, आर्थिक, ठीक है, सांस्कृतिक विशेषताएं, पिछली बार भी यहां से कई प्रश्न आए थे। देखो जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण, जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, भौतिक कारक कौन कौन से हैं, सामाजिक कारक कौन से हैं, आर्थिक कारक कौन से हैं। जैसे बेरोजगारी एक आर्थिक कारक है, जैसे ध्यान रखना औद्योगिकीकरण, उद्योगों की ओर आकर्षण लोगों का, ये एक आर्थिक कारक है, ठीक है ना। जैसे पूंजी, ये एक आर्थिक कारक है, काम और रोजगार एक आर्थिक कारक है। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है, लोग कहीं दूसरे स्थान से, मतलब पहले स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मान लो मैं इस स्थान पर हूं, मेरे को रोजगार मिलेगा, दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा, ठीक है ना। इसको अपन प्रवास भी कहते हैं, आने जाने को, और जनसंख्या वितरण इसी से प्रभावित होता है। इसमें भौतिक कारक भी मायने रखते हैं, खैर बात करेंगे इसकी। जनसंख्या वृद्धि, कारण, समस्या, समाधान और जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, मोल्थस का सिद्धांत दिया हुआ है दोस्तों कक्षा 12th में, मोल्थस का सिद्धांत दिया हुआ है। जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात और ग्रामीणीय नगरीय जनसंख्या, प्रवास, संकल्पना, प्रकार, पक्ष और समस्याएं, मानव विकास, एचडीआई मान जो है, यहां से पिछली बार भी प्रश्न आया था। एचडीआई मान अपन को देखना है, कितना इसका मान होता है, कितनी कोटि होती है, कितने प्रकारों में अपन लोग बांट सकते हैं, ठीक है ना। नया मुद्दा क्या है, मतलब नया अपडेट क्या है, ठीक है। नया अपडेट का मतलब भारत अब वर्तमान में कौन सी रैंक पर है। मानव विकास, मानव विकास का काम कौन करता है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है, यूएनडीपी संस्था किसके अधीन काम करती है, तो ये कंप्लीटली अपन इसमें जानेंगे। अधिवास, ग्रामीण, नगरीय और आदिवासियों के प्रकार, जैसे टी आकार की बस्ती कौन सी है, रैखिक आकार की बस्ती कौन सी है, ठीक है ना, तारे के आकार की बस्ती कौन सी है, इस प्रकार का जो यहां पर मिलेगा अधिवास से संदर्भित, ये भी अपन को पढ़ना है। नगरीय, कच्ची बस्ती और समस्याएं समाधान, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय, परिचय, कृषि, खनन, आकेट, पशुपालन, मत्स्य, आदिम संग्रहण, तो ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है दोस्तों। देखो प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक व्यवसाय, हालांकि अपने 5 तक दिए हुए हैं, पंचम क्रियाकलाप तक, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम। और डायरेक्टली प्रश्न आएगा उद्योग किस में आता है, द्वितीयक क्रियाकलाप में, पर्यटन किस में आता है दोस्तों, है ना, तृतीयक क्रियाकलाप में, क्योंकि वो एक प्रकार की सेवा है। हालांकि राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य जिसने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया हुआ है ना। तो राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन द्वितीय क्रियाकलाप है, वैसे वो टोटल आता किसमें, तृतीय क्रियाकलाप में। दोस्तों कृषि किस में आती है, प्राथमिक क्रियाकलाप में। डायरेक्ट उदाहरण पूछ लेगा, कोई क्वेश्चन दे करके पूछ लेगा आपसे, अपन को क्रियाकलापों का पता होना चाहिए, है ना। कृषि कितने प्रकार की होती है विश्व में, भूमध्य सागरीय कृषि कौन सी, उसकी विशेषता कौन सी है, ठीक है। डेयरी कृषि कौन सी है, सहकारी कृषि कौन सी है, रोपण कृषि कौन सी है, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वाणिज्यिक कृषि कौन सी है, आदिकालीन निर्वाह कृषि कौन सी है, आदिकालीन निर्वाह कृषि को कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो ये बहुत सारे जो हैं यहां पर क्रियाकलापों से संबंधित चैप्टर हैं। फिर परिवहन और अंतरराष्ट्रीय सड़कें और रेल मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पैसिफिक रेल मार्ग कौन है, कौन सा है ना, कहां से कहां तक फैला हुआ है, कौन कौन से स्टेशन है, पार कनाडियन रेल मार्ग कौन सा है, पार साइबेरियन रेल मार्ग कौन सा है, जैसे राइन नदी जलमार्ग जो है कहां से कहां तक फैला है, कितने यान गुजरते हैं, कौन कौन से देशों में फैला है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो जो है उत्तमासा समुद्री मार्ग कौन सा है, इसी प्रकार से उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग जिसे ब्रैड ट्रंक मार्ग कहते हैं, उसके माध्यम से देश का कितना व्यापार, उसके माध्यम से पूरे देशों का यानी विश्व का कितना व्यापार परिवहित होता है, वो कौन से महाद्वीप को कौन से महाद्वीप से जोड़ता है, तो इनकी कंप्लीट अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं। जल परिवहन, प्रमुख अंतर्गत और महासागरीय जलमार्ग, बंदरगाह, स्वेज और पनामा नहर। स्वेज और पनामा नहर के बारे में देखो, किसी भी चीज को जल्दबाजी में मत करो आप लोग। मुझे पता है काफी सारे विद्यार्थियों ने कोर्स खरीद लिया, पैसे मायने नहीं रखते सर, अब खरीद लिया तो खरीद लिया। कल को अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्तों, कल को अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं जिंदगी भर के लिए पछतावा होगा कि सर काश हम जो है वहां पढ़ लेते।
काश अच्छा हो जाता, काश और भी बेहतर हो जाता, काश हम लोगों को प्रैक्टिकल आ जाता। लेकिन अब दोस्तों कईयों ने जल्दबाजी में कर लिया होगा, 1000-2000 रुपए खर्च कर दिए होंगे। टीचरों भी भाई साहब वैकेंसी आई नहीं उससे पहले ही लग गए। खैर अच्छी बात है, सही बात है। दुनिया के महानतम टीचरों की अगर बात करें तो दुनिया के महानतम टीचर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, नतमस्तक हूं उनके समक्ष, और दूसरी बात उनका सम्मान करता हूं। लेकिन कुछ टीचर ऐसे हैं, ध्यान रखना, जिनको अभी सिलेबस का ठीक से पता नहीं, ज्योग्राफी का ठीक से पता नहीं, प्रैक्टिकल का ठीक से नहीं पता, फिर भी जो है भाई साहब अपना माल बेचने में लगे हुए हैं, फिर भी लगे हुए हैं बच्चों के आओ खरीद लो बस। मैं ये कहता हूं कि ऐसे टीचरों से बस यही अनुरोध करता हूं कि विद्यार्थी के साथ कृपया गलत ना करें, विद्यार्थी को वाजिब चीज ही दें, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, वायु परिवहन विश्व के प्रमुख वायु मार्ग और हवाई अड्डे। आगे बात करें, देखो वायु परिवहन हो गया, हवाई अड्डे हो गए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और भारत की भूमिका, आधुनिक जनसंचार के उपकरण, उपग्रह, इंटरनेट, मोबाइल आदि, पर्यावरणीय समस्याएं, प्रदूषण, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत में क्षरण, वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, ठीक है, ये पर्यावरण सम्मेलन स्पष्ट दिए हुए हैं। ये कक्षा जो 12th है, कक्षा जो 12th है उसकी पुस्तक में स्पष्ट दिए हुए हैं। और कौन सी पुस्तक है? मानव भूगोल। संदर्भ भी बता रहा हूं कहां दिए हुए हैं, मानव भूगोल में है दोस्तों। संसाधन, संकल्पना, वर्गीकरण, क्षरण और पोषणीयता विकास, अजैविक संसाधन है ना, खनिज, लोहा, अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, गैर परंपरागत, आणविक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, ये जो दिए हुए हैं, कृषि और उसके प्रभाव, ठीक है, प्रकार, निर्वहन, व्यापारिक कृषि, आर्द्र शुष्क कृषि, प्रमुख फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना और चाय का उत्पादन, ये जो दिए हुए हैं भारत की भूगोल में, भारत की भूगोल में भी दिए हुए हैं, ध्यान रखना। भारत की भूगोल भी, भारत की भूगोल व अर्थव्यवस्था, ये कक्षा 12th में चलती है। भारत की भौतिक विशेषता वाली तो चलती है कक्षा 11th में, है ना, उसमें तो अपन भौतिक विशेषताएं पढ़ेंगे, जैसे नदियां पढ़ेंगे, है ना, जैसे भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। लेकिन अर्थव्यवस्था से संबंधित, लोग और अर्थव्यवस्था, भारत में लोग और अर्थव्यवस्था, तो ये किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ये क्लास 12th में ही पुस्तक चलती है। और ध्यान रखना, क्लास 12th में एक पुस्तक खरीद रहे हैं तो ये दोनों ही उसमें है, जॉइंट है। आजकल ये जॉइंट आती हैं, और अगर आप अलग अलग वाली ले रहे हो तो अलग अलग भी ये दोनों आती हैं बाकायदा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में औद्योगिक विकास, देखो भारत के संदर्भ में कह रहा है लोहा इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी और इंजीनियरिंग। क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक असंतुलन और मरु विकास कार्यक्रम, जनजाति विकास कार्यक्रम, विकास व नियोजन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार कार्यक्रम, मनरेगा की भूमिका, पोषणीय विकास, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, ग्रामीण विकास, डेयरी और कुटीर उद्योग, प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र और सीमेंट, ठीक है। खनिज भी हैं, संगमरमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम। प्रमुख सिंचाई परियोजना भी है। अब देखो दोबारा से यहां पर सिंचाई परियोजना, यहां पर भी ध्यान रखना, राजस्थान जीके, देखो राजस्थान जीके आ गई दोबारा। हालांकि इतनी डाली नहीं है क्योंकि उसको पता है कि वहां पर डाल चुका है, तो दोबारा से नहीं दी है ताकि कोई किसी विद्यार्थी को डबल बेनिफिट मिले, ऐसा नहीं किया है। तो प्रमुख सिंचाई परियोजना, चंबल और इंदिरा गांधी नहर परियोजना देखो दी हुई है, ठीक है। मानचित्र, अब ये देखो, ये प्रैक्टिकल की पुस्तक है, ये प्रैक्टिकल की पुस्तक है जो कक्षा जो है 12वीं में चलती है, 12th में, ठीक है ना। मानचित्र, अर्थ, महत्व, वर्गीकरण, चित्रांकन, थीमेटिक मानचित्र, बिंदु, वर्णमात्री, समरेखा मानचित्र, आंकड़ों का निरूपण, आरेखों की रचना, दंडारेख, चक्रारेख, प्रभारेख, भौगोलिक सूचना तंत्र, परिचय और अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपका टोटल सिलेबस दिया हुआ है। तो देखो 4-5 चैप्टर तो यहाँ हो गए प्रैक्टिकल के, और आप लोग देखेंगे कि लगभग 4 से 5 यानी 6 से 7 चैप्टर ये हो गए। तकरीबन 10 चैप्टर तो भाई साहब प्रैक्टिकल के हैं, और लगभग 60 से 65 जो चैप्टर हैं, 60 से 65 जो चैप्टर हैं उसमें 10 चैप्टर का मतलब है लगभग 20 से 25% योगदान तो प्रैक्टिकल का है दोस्तों। सब्जेक्ट में बात कर रहा हूं, और प्रैक्टिकल अच्छे से नहीं हुआ ना आपका तो देख लेना कि आप लोगों को तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। अपन तो कठिन सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे, अपन तो कठिन विषय को पढ़ेंगे सबसे पहले। मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना, क्योंकि सरल को तो आप, भारत की भूगोल तो आप भी पढ़ सकते हैं, मानव
भूगोल का अच्छे से आप भी क्लियर कर सकते हैं। आपको जो ज्यादातर दिक्कत आती है वो फिजिकल ज्योग्राफी में आती है या सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आती है, तो उस पार्ट को हम पहले क्लियर करेंगे यहां से, ठीक है। मेरे हिसाब से यह आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों देखो, एक उचित निर्णय आप लोगों को ही लेना है, ठीक है। देखो मैं ये कहता हूं और मेरी बात आपको समझ में भी आ रही होगी। पहली बात तो उचित निर्णय, देखो पहली बात तो उचित निर्णय, आपको उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है दोस्तों, आपको उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि आपको देखो कार्य योजना बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, उस कार्य योजना बनानी पड़ेगी। फिर आपको देखो दोस्तों कठोर मेहनत करने की आवश्यकता होगी, कठोर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को कहता हूं कि गया समय दोबारा नहीं आएगा, गया समय दोबारा कभी नहीं लौटेगा, दोबारा नहीं आएगा दोस्तों, दोबारा नहीं आएगा। बहुत से विद्यार्थी पछताएंगे तो बहुत से विद्यार्थी नौकरी लग जाएंगे, तो दोबारा समय नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। एक इस बात का भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको कि ये जो समय है आपका गोल्डन समय, और इसमें सबसे खास बात कि आप ऐसी जगह से पढ़ें, ऐसी जगह का चुनाव करें, ऐसी कोचिंग का चुनाव करें दोस्तों, ऐसी कोचिंग का चुनाव, ऐसी कोचिंग का चुनाव करें दोस्तों, चुनाव करें जो सिलेक्शन दिलाए, जो ठीक है, जो सिलेक्शन दिलाए। यानी कहने का तात्पर्य खास तौर पर कोचिंग से बेहतर टीचर, ऐसे टीचर्स का चुनाव करें दोस्तों जो आपको सिलेक्शन दिलाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, 4 से 5 चीजों को अपने दिमाग में बिठा लेना। मेरे ख्याल से ये सिलेबस मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है, पूरी जानकारी मैंने सिलेबस से संदर्भित दे दी है। अब मैं अगली वीडियो आपको पेपर सॉल्यूशन की बनाऊंगा, पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूं मैं। फिर अपन स्टार्ट करेंगे आराम से, फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।